नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, हम लोगों की MCQ चल रही है और कुछ विशेष प्रश्नोत्तरी चल रही हैं। साथ ही हम HPSC की और UGC नेट की नई क्लासेस शुरू कर चुके हैं। तो आज ये विशेष प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। यहाँ पर आप लोगों को बेहतरीन 2024-25 की परीक्षाओं के लिए प्रश्नोत्तरी यहाँ मिलती रहेगी। साथ ही आप लोगों को जो भी व्याख्यात्मक क्लासेस हैं वो भी आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक मिलती रहेगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा। यहाँ पर मैंने पहले से मार्क किया हुआ है ताकि मैं सारे के सारे ऑप्शन यहाँ नहीं पढ़ूंगी, थोड़ा समय बचा करके यहाँ आज हम 50 प्रश्न यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, आधुनिक काल पर आधारित आज की प्रश्नोत्तरी हमारी है। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारी की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। आचार्य शुक्ल जी ने इन पंक्तियों का संबंध किससे है? आचार्य शुक्ल की ये पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित हैं। अगला हमारा है, भारतेंदु काल नई मानसिकता की उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो इसको पुनर्जागरण काल के नाम से अभिहित किया गया है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो यहाँ चारों ऑप्शन में से हमने यहाँ टिक किया हुआ है पहले नंबर का ऑप्शन, यानी यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। स्वच्छंदतावादी जो साहित्य है वो बाह्य जगत से प्रभावित है, तो बाह्य जगत को अधिक महत्व दिया गया है स्वच्छंदतावादी साहित्य में। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से कौन भारतेंदु युगीन नहीं है? तो यहाँ प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास सभी द्विवेदी युगीन हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो ये सभी माफ़ कीजिएगा, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास जो हैं ये सारे के सारे आप लोगों को पता है भारतेंदु युग के हैं, और हरिओद जो हैं वो हमारे द्विवेदी युग से संबंधित हैं। तो सही ऑप्शन आप लोगों के सामने है उत्तर। छठा हमारा प्रश्न है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार का है? तो यह प्रताप नारायण मिश्र का है। अगला हमारा सातवां प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये भी आप लोगों को विशेषता है याद रखना है कि जो प्रारंभिक हमारे युग हैं, जैसे भारतेंदु युग आ जाता है, द्विवेदी युग आ जाता है, इन युगों में जो हमारी रचनाएं हुई हैं, कविताएं हुई हैं, वो ब्रज और खड़ी बोली में हुई हैं। तो किसने खड़ी बोली में रचनाएं की हैं, किसने ब्रज में की है, किसकी कौन सी रचना ब्रज की या खड़ी बोली की है, ये सवाल भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको इस पर भी फोकस करना है। फूलों का गुच्छा यहाँ पर इस कविता संग्रह का नाम है। अगला हमारा प्रश्न है, 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पर, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है, ये बात सही नहीं है। द्विवेदी युग के कौन से कवि ने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ऐसे हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में अपनी सारी की सारी रचनाएं लिखी हैं। और आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं वो खड़ी बोली के विरोधी थे। इन्होंने खड़ी बोली का जो आंदोलन था ये उसमें शामिल हुए थे, जिसमें खड़ी बोली का विरोध किया गया था। इनके अनुसार जो खड़ी बोली है वो भावात्मक नहीं है, यानी उसमें भावों की कमी है, या कह सकते हैं कि वो शब्दों के भावों को उजागर नहीं कर सकती। इसलिए जगन्नाथ दास रत्नाकर को खड़ी बोली पसंद नहीं थी, इन्होंने इसका विरोध किया है। तो द्विवेदी युग की अगर बात करते हैं तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली का विरोध किया है। अगर हम भारतेंदु युग की बात करते हैं तो राधाचरण गोस्वामी ने जो है वो खड़ी बोली का विरोध किया है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। भारतेंदु युग में हमारे आ जाते हैं, भारतेंदु युग में राधाचरण आ जाएंगे, और यहाँ पर हमारे आ जाते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। भारतेंदु युग के भी पूछ लिए जाते हैं अक्सर, और द्विवेदी युग के भी पूछ लिए जाते हैं। काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन हैं? तो काव्य मंजूषा के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ये हमें बताना है। तो देखो गाइज, विष्णु प्रिया खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य है, साकेत एक महाकाव्य है, और इस तरीके से यहाँ पर आपका सही हो जाता है। यहाँ ये जो है डी पर क्लिक है, लेकिन डी नहीं, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा
ठीक होगा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरे हमारे ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नक्तल शुब्ध अकेला यह जीवन निरूपाए आज तक घूम रहा विश्रुब्ध। उक्त पंक्तियाँ कामायनी के कौन से सर्ग से ली गई हैं व यह कथन किसका है? तो यहाँ श्रद्धा सर्ग से ये कथन लिया गया है। मनु का श्रद्धा का ये प्रत्युत्तर है। मनु ने श्रद्धा को उत्तर के तौर पर ये वाली पंक्तियाँ बोली थीं। जगत सच्चाई सार कविता के कवि कौन हैं? तो जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक इसके रचनाकार हैं। रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है तो पहले प्रिय प्रवास आती है, फिर साकेत, फिर तुलसीदास, फिर कृष्णायन आता है। 16वीं हमारा जो प्रश्न है वो यह है कि द्विवेदी युगीन प्रगीतकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के जो प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है गाइज ये, आप लोगों को इसी तरीके के प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ रट लेना है। 17वां हमारा सवाल है, मैं नीर भरी दुख की बदली उक्त कथन किस संग्रह में है? तो ये नीर भरी दुख की बदली हमारा सांध्य गीत से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। 19वां हमारा सवाल है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। तो पहले मधुशाला आती है, फिर एकांत संगीत, सतरंगिनी, फिर मिलन यामिनी आएगी। हमारा 20वां सवाल है, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित थे? तो पंत जी अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे। ये अंतिम दौर के प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ इन्होंने कहीं ना कहीं अरविंद दर्शन को भी अपनाया। अगला हमारा 21वां सवाल है, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा उक्त कथन किस कृति से लिया गया है? तो यह मधु कलश से लिया गया कथन है। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जानी पहचानी ये वाली आप लोगों की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट हमारा है, उत्तर रामायण महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। प्रसाद की काव्य कृतियों को सही अनुक्रम में लगाना है। उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, अक्सर ये जो अनुक्रम है आप लोगों का आता है। सही अनुक्रम में लगाना है तो आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते, ठंडा लोहा, इस तरह से बन जाएगा। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? तो कला और बूढ़ा चांद काव्य रचना है। राम की शक्ति पूजा की बात की जाए तो इस कविता का आरंभ किससे होता है? तो राम की शक्ति पूजा का आरंभ राम रावण युद्ध के वर्णन से प्रारंभ होता है। कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध, कल्पना, व्यंग्य प्रधानता, श्रम में सौंदर्य। तो कल्पना प्रगतिवाद जो है, कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? तो कल्पना इसमें प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। अगला हमारा सवाल आता है स्थापना और तर्क वाला। तो प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी क्योंकि इसका उद्देश्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। दोनों ही उत्तर यहाँ पर सही हैं। अगला है, नागार्जुन की रचना नहीं है। तो नागार्जुन की रचना हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखना हमने और फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो ये रचना इनकी नहीं है। जन्म काल के आधार पर जो कवियों को क्रम से अगर लगाना हो तो पहले नागार्जुन आते हैं, फिर भवानी प्रसाद मिश्र, फिर त्रिलोचन और फिर नरेश मेहता। हमारा 31वां सवाल है, दूसरा सप्तक के कवि नहीं है दूसरे सप्तक के। तो रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि नहीं हैं। और सप्तक आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, कौन किस सप्तक का कवि है। पहली बात ये, महिला सप्तक कौन कौन से सप्तक में महिला कवि आती हैं वो सवाल पूछ लिया जाता है। सप्तक का समय पूछ लिया जाता है और कौन किस सप्तक में है ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। और सप्तक का कोई ना कोई प्रश्न, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की, कोई ना कोई सप्तक से प्रश्न ज़रूर आता है। ठीक है। अगला हमारा है, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। प्रेमवध किस कविता का पात्र है? तो असाध्य वीणा का यह पात्र है। अमन के राग के लेखक कौन है? शमशेर ने अमन के राग रचना लिखी है। 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती की कृति है। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? ये तीसरे सप्तक के कवि हैं।
अगला प्रश्न है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो नए इलाके में अरुण कमल की ये काव्य कृति मानी जाती है। कौन नकेनवादी नहीं है? इनमें से केदारनाथ नकेनवादी नहीं माने जाते हैं, बाकी नलिन, केसरी और नरेश ये नकेनवादी हैं। कौन सी रचना में नायक राम हैं? तो संशय की एक रात में नायक राम बने हैं। कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क नाटक के रचनाकार हैं। बहुत पूछा जाता है कोणार्क नाटक वाला यह प्रश्न भी, किसी न किसी रूप में घुमा करके पूछ ले, यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है। कौन सा सही युग्म है? कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक, 8वां सर्ग भीष्म साहनी, बकरी जगदीश माथुर, हानुश सुरेंद्र वर्मा। तो इनमें से सिर्फ एक युग्म सही है, वो है कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का। अगला है हमारा, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक एकांकी का जनक राम कुमार वर्मा को माना जाता है। 43वां हमारा सवाल है, बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो मैला आंचल का यह प्रमुख पात्र है बावन दास। गांधी जी के अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास किसको माना जाता है? पहला गिरमिटिया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है गाइस ये भी। पहला गिरमिटिया जो है वो गांधी जी के अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास है। लाल टीन की छत के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। और निर्मल वर्मा को अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण कवियों में से ये हमारे सामने आते हैं। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन कहानी के ये पात्र हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? शेखर जोशी की दाजू, धर्मवीर भारती सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा परिंदे, कृष्णा सोबती बादलों के घेरे में। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है धर्मवीर भारती सिक्का बदल गया, वह बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। यानी रस सिद्धांत किसकी रचना है? नगेंद्र की यह रचना है। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की यह आत्मकथा है। अगला हमारा प्रश्न है, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? तो यह धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। बहुत छोटे समय में ही ये वीडियो बनाई है, आंसर्स ऑलरेडी यहाँ मैंने फिल किए हुए थे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी MCQ पर होगी, और जो हमारी सीरीज़ चल रही है, हमने शुरू किया है, यानी हमने अभी हिंदी भाषा का विकास शुरू किया है, जिसको हम अभी पहला वाला उसका पार्ट हम कर चुके हैं। दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए जल्दी अपलोड होने वाला है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।